पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव चनारपुर में एक किसान फरीद और उसकी बीवी जाहिदा रहते थे। दोनों के यहाँ कोई औलाद न थी, मगर दिल बहुत नेक और मोहब्बत से भरे हुए थे। फरीद रोज सुबह सवेरे हल लेकर खेतों में निकल जाता और जाहिदा घर की देखभाल करती। गर्मियों का मौसम था, सूरज आग बरसा रहा था। एक दिन फरीद ने जाहिदा से कहा, दोपहर को खेत में रोटी ले आना, बहुत भूख लगती है काम के दौरान। जाहिदा ने वदा किया, मगर दोपहर आई तो थकन से चूर वो पंखे के नीचे नींद की वादियों में गुम हो गई। इधर फरीद खेत में सख्त गर्मी में काम करता रहा और जब भूख हद से बढ़ी वो करीब के खेत में मूंग तोड़ने लगा। अचानक उसकी नजर एक पौधे के नीचे पड़ी छोटी सी बच्ची पर पड़ी। वो मासूम बच्ची अंगूठा चूस रही थी, सूरज की रोशनी से बेपरवाह। फरीद चौंक गया। करीब गया तो देखा बच्ची शेर खार थी। वो सोच में पड़ गया, ये बच्ची यहां कैसे आई। चूंकि इसके यहां कोई औलाद न थी, उसने बच्ची को उठाया और घर ले आया। जाहिदा ने बच्ची को देखा तो वो भी खुशी से झूम उठी। दोनों ने इसे अपनी बेटी बना लिया और चूंकि वो मूंग के खेत से मिली थी, इसका नाम रख दिया मोनिया। वक्त गुजरता गया। मोनिया खूबसूरत और ज़हीन लड़की बन गई, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। पहले फरीद का इंतकाल हुआ और कुछ सालों बाद जाहिदा भी दुनिया से रुखसत हो गई। अब मोनिया अकेली रह गई। गांव के लोगों ने सोचा, लड़की अकेली है, शादी कर देनी चाहिए। कुछ वक्त बाद मोनिया की शादी एक सिपाही नबील से कर दी गई। नबील छुट्टियों में घर आता और फिर वापस फौजी फराइज के लिए रवाना हो जाता। एक दिन मोनिया अपनी सहेलियों के साथ गांव के कुनवे पर पानी भरने गई। वहीं एक दीवार के पीछे एक अजनबी शख्स छुपा हुआ सब बातें सुन रहा था। मोनिया ने अपनी सहेलियों से दिल की बातें की और कहा, काश मेरा भी कोई भाई होता जो ईद पर चूड़ियां, लड्डू और तोहफे लाता। ये बात इस अजनबी को दिल में चाइब गई। वो मोनिया को देखकर दिल हार बैठा। उसने सोचा, मैं इसे हासिल करके रहूंगा, चाहे जैसे भी हो। चंद दिन बाद वो अजनबी गांव आया। हाथ में मिठाइयां, चूड़ियां, कपड़े और एक गुठली लिए। उसने लोगों से मोनिया के घर का पता पूछा और दरवाजा खटखटाया। मोनिया ने दरवाजा खोला तो सामने अजनबी खड़ा था। कौन हो तुम? मोनिया ने हैरत से पूछा। मैं तुम्हारा भाई हूं। बरसों पहले बिछड़ गए थे। मां ने बताया कि तुम यहां हो। ये ईद के तोहफे मां ने भेजे हैं तुम्हारे लिए। मोनिया की खुशी की इंतहा ना रही। उसने उसे भाई मान लिया और घर बुला लिया। इसकी खूब खातिर मुदारात की, लस्सी पिलाई, मीठे रखे। अगले दिन भाई रुखसत हो गया। मोनिया ने सहेलियों को बताया कि इसका खोया हुआ भाई मिल गया है, मगर हकीकत कुछ और थी। चंद दिन बाद वो भाई वापस आया। मोनिया इसे देखकर फिर खुश हुई। इस बार वो कहने लगा, मां की तबीयत बहुत खराब है, मरते वक्त तुम्हें देखना चाहती है। मोनिया ने बगैर शक किए हामी भर ली। दरवाजे पर ताला लगाकर अपने बेटे को गोद में लिया और भाई के साथ रवाना हो गई। रास्ते में उसके बेटे को प्यास लगी। उसने चूर से कहा, मामू पानी दो। चूर ने गुस्से से कहा, मामू मामू न कहा करो। ये सुनकर मोनिया का शक यकीन में बदल गया। वो समझ गई कि दाल में कुछ काला है। इसी दौरान रास्ते में एक कुनवा आया। मोनिया ने बेटे को पानी पिलाया और कुनवे के करीब झाड़ियों में लिटाकर कहा, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, मैं अपने बेटे को अब के हवाले। चंद घंटों की मुसाफत के बाद राबिया और वो चूर एक सुनसान इलाके में पहुंचे। वहां एक पुराना सा कच्चा घर था, दरवाजा खस्ता हाल और छत के कोने झुके हुए। चूर ने कहा, यही हमारा घर है, मां अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही है। राबिया के कदम हिचकिचा गए, मगर वो अंदर दाखिल हो गई। कमरे में एक बूढ़ी औरत चारपाई पर बैठी थी,
चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। चोर ने खुशी से कहा, माँ देखो, तुम्हारे लिए कैसी खूबसूरत बहू लाया हूं। राबिया ये सुनकर चौंकी। उसने चोर को घूरते हुए कहा, तुमने तो कहा था मैं तुम्हारी बहन हूं। चोर ने मक्कारी से हंसते हुए कहा, बस वो एक झूठ था ताकि तुम्हें यहां ला सकूं। अब तुम मेरी बीवी बनूंगी, हमारी मां ने भी हामी भर ली है। राबिया का चेहरा जर्द पड़ गया, मगर उसने अपने खौफ को जाहिर न होने दिया। वो जानती थी कि अगर अभी कोई गलती की तो जान भी जा सकती है। चंद लम्हों बाद 6 और चोर अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे सख्त, आंखें सुर्ख, जिस्म चौड़े और लिबास मैले थे। इनमें से एक की एक आंख नहीं थी, काना चू। वो सब राबिया को घूरने लगे। चंद लम्हों में सब लड़ने लगे। मैं इससे शादी करूंगा। नहीं, ये मुझे पसंद आई है। ये मेरी बहू है। पहला चोर चलाया। मां ने मुदाखलत की, बस करो, मैं एक हल निकालती हूं। तुम सब जाओ, चोरी करो, जो सबसे कीमती चीज लाएगा, मैं राबिया की शादी इसी से कर दूंगी। सब चोर खुशी से बाहर निकल गए। अब घर में सिर्फ राबिया और बूढ़ी मां रह गईं। राबिया ने फौरी फैसला किया। वो जानती थी कि अगर उन चोरों को मार कर निकलना है तो अभी मौका है। उसने बूढ़ी मां से मीठे लहजे में कहा, अम्मा जी, अब का सर बार बार खुजाने से लगता है झौए हो गई है। अगर इजाजत दें तो मैं सर साफ कर दूं। मां ने हैरत से देखा, फिर मान गई। राबिया ने कंघी निकाली और उसके बाल खोल दिए। मां को सुकून आने लगा। राबिया ने कहा, अब के कपड़े भी बहुत गंदे हैं, नहा ले तो आपको आराम मिलेगा। मां ने इनकार किया, मगर राबिया ने नरमी से मनाया। आखिरकार वो तैयार हो गई। राबिया ने चूल्हे पर पानी चढ़ाया, आबाल आने दिया। मां को चारपाई के करीब लाकर बैठा दिया। पहले ठंडे पानी से नहलाया, फिर अलिफाबलता हुआ गर्म पानी उसके सर पर डाल दिया। बूढ़ी मां चीखी, मगर देर हो चुकी थी। जलते जिस्म से चीखें निकलती रहीं और वो मौके पर ही मर गई। राबिया ने मां को नए कपड़े पहनाए, चारपाई पर लुटाया, उस पर चादर डाल दी, गोया वो सो रही हो। फिर वो अंदर गई, जहां उसने एक कमरा देखा जिसमें 7 बड़े मटके पड़े थे। जब इसने ढक्कन खोले तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। मटके सोने चांदी की अशरफियों से भरे हुए थे। राबिया ने एक एक करके तमाम मटके, जेवर, कपड़े और कीमती सामान एक बैलगाड़ी में लाद दिया। वहीं चोरों की चुकी भी थी, जिसे एक बली दिन रात घुमाती थी। राबिया ने बली को चुकी से बांधा ताकि चुकी चलती दिखे। फिर वो घर से निकली और बैलगाड़ी हांकुत्ती हुई वापस इसी कुनवे की तरफ चली जहां उसने बेटे को छोड़ा था। कुनवा करीब आया। राबिया की निगाहें तड़पकर उधर उधर भागें। फिर उसे एक झाड़ी के पास इसका बेटा खेलता दिखाई दिया। वो दौड़ी, बेटे को गिले लगाया, आंखों से आंसू रवां थे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। तावने मीम। रात की तारीकी गहरी होती जा रही थी। चोर मां को दफना चुके थे, सूना और अशरफियां लग चुकी थीं, नाकें कट चुकी थीं, इज्जत खाक में मिल चुकी थी। लेकिन दिलों में इंतकाम की आग अब भी सुलग रही थी। कानाचूर ने अपने जख्मी भाइयों को इकट्ठा किया और कहा, राबिया हम सब पर हंस रही होगी। हमें उसकी हंसी रोकनी है, हमेशा के लिए। तमाम भाई दोबारा राबिया के घर जाने का फैसला करते हैं, मगर इस बार इरादा चोरी का नहीं, बल्कि राबिया को अगवा करने का होता है। रात का अंधेरा, खतरनाक मंसूबा। आधी रात का वक्त था। राबिया अपने बेटे के साथ सो रही थी। हवा में हल्की सी खुनकी थी, परिंदे खामोश और हर तरफ सन्नाटा। चोर चुपके से राबिया के घर पहुंचे। दरवाजा पहले से ही बदल चुका था, जैसा कि राबिया ने पहले किया था, मगर इस बार चोर दीवार फलांग कर अंदर घुसे।
उन्होंने धीरे से राबिया की चारपाई उठाई। इस पर राबिया और उसका बेटा दोनों लेटे हुए थे। चारपाई उठाए वो अंधेरे में चल पड़े। राबिया को अंदाजा हो चुका था, वो सोती नहीं, सिर्फ आंखें बंद किए दिल में कलाम पाक का वर्द कर रही थी। दरख्त का सहारा, बहादुरी का फैसला। रास्ते में एक पुराना बरगद का दरख्त आया जिसकी शाखें जमीन तक झुकी हुई थीं। राबिया ने मौका देखा, आहिस्तगी से शाख पकड़ी, बेटे को अपने सीने से लगाया और दरख्त पर चढ़ गई। चोरों को पता भी न चला और वो खाली चारपाई लिए चलते रहे। पीछे पीछे काना चूर आ रहा था। इसकी एक आंख तो नहीं थी, मगर दूसरी आंख खूब तेज थी। अचानक वो चीखा, राको भाइयों, चारपाई तो खाली है। वो औरत बरगद के दरख्त पर चढ़ गई है। सब चूर वापस पलटे और दरख्त के नीचे जमा हो गए। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, ये तो खाली शाखें हैं। तुम्हें वहम हो रहा है काने। काना चूर बोला, मेरी एक आंख है, पर रात को मैं तुम सबसे बेहतर देखता हूं। वो वहां छपी बैठी है। दरख्त पर आखिरी जंग। भाइयों ने कहा, अगर वाकई वो वहां है तो तुम ही ऊपर जाकर उसे नीचे लाओ। काना चूर दरख्त पर चढ़ने लगा। शाखें हिलने लगें। राबिया बेटे को पीछे करके तैयार खड़ी थी। जैसे ही काना चूर उसके करीब आया, राबिया ने एक मजबूत शाख से जोरदार लात मारी। काना चूर नीचे गिरा और धड़ाम से अपने बाकी भाइयों के ऊपर आ गिरा। उसकी जबान दांतों के नीचे आकर कट गई। चीख निकली, मगर अल्फाज न निकल सके। चोरों ने अंधेरे में शोर मचाया, बिला आ गई, बिला आ गई, और सब अंधेरे में भाग खड़े हुए। सुबह की रोशनी, फतह की मुस्कुराहट। सुबह हुई तो गांव में राबिया की बहादुरी के चर्चे थे। वो अपने बेटे के साथ बरगद के नीचे बैठी सूरज का तुलू देख रही थी। इसके हाथ में वही दरांती थी जो उसके अक्ल की अलामत बन चुकी थी। चूर, वो कभी वापस ना आए। काना चूर हमेशा के लिए गूंगा हो चुका था। बाकी भाइयों ने चोरी छोड़ दी और जंगलों में छप गए।